नमस्कार दोस्तों, आपके सामने राज कॉमिक्स आदमखोरों का स्वर्ग सुपर कमांडो ध्रुव ध्रुव आदमखोरों का स्वर्ग कथावत चित्रांकन अनुपम सिन्हा संपादक मनीष चंद्र गुप्त। सन 1944 का दहकता हुआ साल, द्वितीय विश्व युद्ध जब आखिरी सांसें गिन रहा था, अरब सागर में एक छोटे से द्वीप के घने दुर्गम जंगलों के बीचों बीच एक आधुनिक प्रयोगशाला में एक अनोखा प्रयोग अपनी समाप्ति पर था। सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा सामने आने वाला था। बाएं हाथ की कलाई पर दाएं हाथ ने एक पट्टा बांधा, एक बटन दबा और पूरी प्रयोगशाला में लगी सभी मशीनें सक्रिय हो गई। सूर्य की किरणें एक खास स्थान पर केंद्रित हुई और प्रयोग सफल हो गया। मैं सफल हो गया। अब महामहिम हिटलर को दुनिया का शहंशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने प्रयोग में पिछले 8 सालों से इतना मशगूल रहा हूँ कि मुझे दुनिया की कोई खबर ही नहीं। आज मैं सालों बाद रेडियो पर समाचार सुनने जा रहा हूँ। क्लिक खर्र पट खर्र पेप पेप समाचार है कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने आत्महत्या कर ली। जर्मन नाजी सेना के वरिष्ठ कमांडरों ने इस समाचार की पुष्टि की है। ताज़ा किर्र किर्र हिटलर महामहिम ने आत्महत्या, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बयान व उजाड़ द्वीप पर मेरी सालों की मेहनत खाके मिल गई। अब मेरा यह आविष्कार किस काम का। महामहिम हिटलर ने मुझ जैसे नाचीज जर्मन वैज्ञानिक पर भरोसा किया और मैंने सफलता पाने में देर कर दी, बहुत देर। अब मेरी जिंदगी का भी कोई काम नहीं। अब मैं वही राह चुनूंगा जो महामहिम हिटलर ने चुनी। आख खच, चाकू का लंबा नुकीला और घातक पल पेट में दूरी तक घुसता चला गया और बाकी बची एक लाश, एक अनाम जर्मन वैज्ञानिक की जिसके आविष्कार ने दुनिया को हिला सकने की ताकत थी। समय बीता, वह द्वीप अब लक्षद्वीप बन गया और भारत का एक अभिन्न अंग, और वह प्रयोगशाला घने और बिहड़ जंगलों का एक अभिन्न अंग बन गई। पेड़ों और लताओं से ढकी दुनिया की नज़रों से ओझल, और उसके साथ ही दफन हो गया उस अनाम वैज्ञानिक का आश्चर्यजनक रहस्य, परंतु हमेशा के लिए नहीं। समय रात के 12:15, स्थान रिंगल सिनेमा। फिल्म किंग कॉन्ग का आखिरी शो अभी खत्म हुआ ही था। हाउसफुल शो के भीड़ धीरे धीरे धुंध में गायब होने वाली शुरू हो गई। सच मदन, मुझे तो फिल्म देखकर एक दहशत सी हो गई। पागल हो तुम, ऐसा असलियत में कभी हो ही नहीं सकता। 60 फुट का गोरिल्ला। खेड़ धुंध भी घिर रही है और तुम्हें डर भी लग रहा है। चलो मैं तुमको हॉस्टल तक छोड़ आता हूँ। अरे, आधे घंटे के पैदल का तो ही रास्ता है। और आधे घंटे बाद जब मदन शिला को हॉस्टल छोड़कर लौटा, बाय मदन, धुंध और गहरी हो गई थी। हा। अगर इस वक्त मुझे किंग कॉन्ग जैसा कोई प्राणी, अजीब प्राणी मिल जाए तो। तभी गहरी धुंध को भेजती एक आवाज़ मदन के कान टकराई। मुझसे काम चलेगा? कर है कौन? और उस आवाज़ के मालिक की एक ही झलक मदन का खून जमा देने के लिए काफ़ी थी। उसके सामने जो कुछ खड़ा था उसके शब्दों में बयां करना असंभव था। किसी का खून पिए मुद्दत हो गई, इसलिए मुझको कोर्ट का कानून तोड़कर यहाँ आना पड़ा। आगे मदन सुन नहीं सका। जब प्राणी से मिलने का उसका सारा जोश ठंडा हो चुका था, लेकिन धुंध के कारण वह ज़्यादा दूर नहीं जा पाया। नहीं। खौफनाक कदमों की आहट धीरे धीरे असहाय मदन के पास जाकर रुक गई। नुकीले पंजे मदन की गर्दन में गड़ने लगे। धीरे धीरे उस पर बेहोशी छाने लगी। मौत के कदमों की आहट पास आती जा रही थी कि तभी मोटरसाइकिल की धड़ाहट ने उसका ध्यान भंग कर दिया। कोई आ रहा है, खैर आने दो, उससे भी निपट लूँगा। वह अपने बेहोश शिकार को छोड़कर पलटा और तभी तेज रोशनी से उसका पूरा शरीर नहा गया। परंतु भेड़िया मानव यह नहीं जानता था, इस वक्त शहर में एक ही व्यक्ति मोटरसाइकिल पर निकलता और वह है सुपर कमांडो ध्रुव। मानव जैसा भेड़िया या भेड़िया जैसा मानव। ध्रुव ने पल में निर्णय लिया और मोटरसाइकिल की स्पीड 80 पर पहुंच गई। इतनी तेज गति की मोटरसाइकिल चलाने का परिणाम हमेशा ही घातक सिद्ध होता। आई, हवा में उड़ता हुआ भेड़िया मानव का शरीर पीछे दीवार से जा भिड़ा, परंतु उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। आश्चर्यजनक। ध्रुव समझ गया उसका किसी असामान्य प्राणी से सामना है। कर वह सामने से लपकते भेड़िया मानव से बचने के लिए तेजी से एक तरफ हटा, लेकिन भेड़िया मानव ध्रुव की आशा से अधिक फुर्तीला निकला।
मैं ताकत से इससे नहीं जीत सकता। अगले ही पल ध्रुव का बदन रबड़ के गुड्डे की तरफ मुड़ा। कर्र। इसलिए अकल से काम लेना पड़ेगा। और भेड़िया मानव का शरीर हवा में तेजी से ऊपर उड़ा। ऊपर हाई वोल्टेज की बिजली के नंगे तारों से उसका पूरा शरीर टकराया। वह वापस ज़मीन पर आ गिरा। उसका खून पीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। वह उठा और आश्चर्य गति से एक तरफ भागा। इसकी पीड़ा तो मैं मोटरसाइकिल से ही कर पाऊंगा। ध्रुव की मोटरसाइकिल तेजी से अपने शिकार के पीछे भागी, लेकिन दोनों के बीच दूरी प्रकार रही आश्चर्यजनक। यह चीज़ आखिर है कि यह तो समुद्र की तरफ ही जा रहा। मेरा समय खत्म हो रहा है। इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना निर्दोष नागरिकों को जान खतरे में पड़ सकती है। ख्यालों में डूबे ध्रुव की गाड़ी तेजी से मोड़ पर मुड़ी और चोर करा रही थी। ध्रुव तुरंत बेहोश हो गया। दौड़ आवाज़ सुनकर आगे भाग रहा भेड़िया मानो पलटा आप, और उसकी आवाज़ उसके गले में ही घुट कर रह गई, क्योंकि उस सामने साक्षात मौत खड़ी थी। हाँ, मैं कमीने, इसने हमारा कानून तोड़ा है जगुआर, तुम इसकी गर्दन तोड़ दो। एक शिकंजा भेड़िया मानव के गर्दन पर कसा। एक झटका लगा, कड़क, और वह हमेशा के लिए शांत हो गया। एक आकृति ने झुककर लाश के बाएं हाथ में बंधा पट्टा खोला और भेड़िया मानव धीरे धीरे सिर्फ मानव रह गया। वे दोनों बहा आकृतियाँ समुद्र की तरफ बह चली। अगली सुबह फिर डैडी फिर मैं बेहोश हो गया। भेड़िया जैसा प्राणी, मोटरसाइकिल टक्कर झेल सकने वाला, दौड़ने की आश्चर्यजनक गति, हाई वोल्टेज बिजली का कोई खास असर नहीं। पर मुझको तुम्हारा पूरा यकीन है। मैं तुम्हें को सही व्यक्ति से मिलाने की कोशिश करूँगा। ध्रुव का ख्याल सही था। गवाता लक्ष्य द्वीप का एक छोटा सा द्वीप, जहाँ पर नरसिंह की जय हो। सेवको जानू खा की गलती का मुआवजा उसे मिल चुका है। अभी वक्त नहीं आया कि दुनिया को हमारे अस्तित्व का पता चले। अभी हमको ताकत इकट्ठी करनी है, हथियार इकट्ठे करने हैं, ताकि हम इस द्वीप से पहले इस देश पर, महाद्वीप पर, फिर दुनिया पर राज कर सके। और इस नए काम में जो भी हमारी राह में आएगा उसे चकनाचूर कर दिया जाएगा। लेकिन ध्रुव ने अपना अभियान आरंभ कर दिया। यहीं पर मेरी मोटरसाइकिल गिरी थी। पंजों के निशान, यानी मैंने कोई सपना नहीं देखा था। लेकिन यह क्या, शहर के पंजों के निशान और भेड़िया के निशान गायब। दो जोड़ी निशान और भी है। तो क्या भेड़िया शेर बन गया? ऑफ, मैं भी कैसी पागलों जैसी बातें सोच रहा हूँ। परंतु कुछ भी हो, एक बात तो साफ है कि ये दोनों जोड़ी निशान समुद्र की तरफ जा रहे हैं। दूर तट पर पहुँचा और सबसे पहले जिस चीज़ पर उसकी नज़र पड़ी वह समुद्र के खारे पानी में डूबती उतरती एक लाश। ध्रुव तुरंत लाश को बाहर खींच लाए, परंतु एक और आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था। अरे, इसके बदन पर तो वही पोशाक है जो भेड़िया मानव के शरीर पर थी। ये जानी जानी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने लाश पलटा, उसने कहे और बढ़ गई। इसकी पीठ पर जलने के 3 निशान जैसे बिजली के तारों से जला हुआ हो। परेशान ध्रुव ने पास के बूथ से पुलिस को फ़ोन किया और घर की तरफ रवाना हो गया। आज कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग का आखिरी दिन था। कड़ी मानसिक शारीरिक परीक्षा के बाद तड़ाक 3 कैडेट्स अपनी परीक्षा में खड़े उतरे। कमांडो पीटर, रेणु और करीम, तुम तीनों ही अपनी सही परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मेरी तरफ से बधाई। तुम तीनों को 1 महीने की छुट्टी दी जाती है। आज से ठीक 1 महीने बाद तुम लोग यहीं आकर मुझे रिपोर्ट करोगे। डिसमिस। धन्यवाद कैप्टन। शाम गिरने लगी थी। ध्रुव ने एक पल भी नहीं गंवाया। वह अपने दिमाग में उमड़ते प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए सीधा उसी समय पर पहुंचा जहां से उसने सुबह वह रहस्यमय लाश बरामद की थी। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। इस तरह के आश्चर्यजनक प्राणी शहर में पहले कभी नहीं देखे गए। वे अवश्य ही समुद्र की तरफ से आए होंगे। इस तट से सबसे पास का द्वीप भी 500 किलोमीटर दूर है। वे नाव से नहीं आ सकते। बड़े जहाज से आने का खतरा वे नहीं उठा सकते। अब सिर्फ एक ही बोट बात बचती है, मोटर बोट। वे जानवरनुमा प्राणी अवश्य ही किसी मोटर बोट से आए होंगे। शक्तिशाली और बड़ी मोटर बोट। तभी ध्रुव का ध्यान किनारे की तरफ आती एक नाव ने भंग कर दिया। यह कौन आ रहे हैं? शायद कुछ मछुआरे मछली पकड़कर लौट रहे हैं। ध्रुव का ख्याल सही था। वह शायद इनसे मेरे सवालों का जवाब मिल जाए। वह तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। उसको ज़्यादा पूछताछ नहीं करनी पड़ी। हाँ साहब, कल रात लगभग 2 बजे एक मोटर बोट हमने दक्षिण पश्चिम दिशा में जाते देखा था। पर साहब, कोई जानवर सा आदमी हमने कभी नहीं देखा। ध्रुव इतने से पूर्ण संतुष्ट था। चलो, मेरा ये ख्याल तो सही साबित हुआ, यानी हत्या के वक्त आसपास ही यहाँ से एक मोटर बोट समुद्र में गई है।
दक्षिण पश्चिम दिशा में, और फिर इस तट से दक्षिण पश्चिम दिशा में सिर्फ लक्षद्वीप समूह ही है, एक ऐसी जगह है जहाँ तक मोटर बोट से जाना संभव है। और इनमें से सिर्फ एक ही द्वीप ऐसा है जिस पर घने जंगल है और आबादी न के बराबर है। यह द्वीप नागो उन प्राणियों के छिपने का सबसे उपयुक्त और संभावित स्थान हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की कहानी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।